नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं मयूर परीख। मुंबई में चल रही इंडिया की बैठक में कोई कन्वीनियर नहीं चुना गया। ये उम्मीद की जा रही थी कि कन्वीनियर चुना जाएगा और कन्वीनियर चुने जाने के बाद इंडिया की राह बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी, तेजी से आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन कन्वीनियर नहीं चुना गया। इतना ही नहीं, एक कोऑर्डिनेशन कमिटी जो है उसे बनाया गया है और इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो नाम है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। 13 लोगों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है। इसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से के.सी. वेणुगोपाल, एनसीपी की तरफ से शरद पवार, डीएमके की तरफ से एम.के. स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, शिवसेना की तरफ से संजय राउत, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से अभिषेक बैनर्जी, आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा सांसद, समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली खान, जेडीयू की तरफ से लल्लन सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से हेमंत सोरेन, सीपीआई की तरफ से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ओमर अब्दुल्ला और पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती। ये 13 नेताओं की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है वो बनाई गई है और ये सारे नाम जो हैं वो मीडिया के सामने रखे गए हैं। दोस्तों, ये नाम जिस तरीके से रखे गए हैं उससे इंडिया गठबंधन के भीतर चल रही कई सारी चीजों का हमें अंदाजा आता है। जैसे कि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में शरद पवार मौजूद हैं, तो इसका अर्थ यह होता है कि हो सकता है कि शरद पवार अब यहां से आगे कन्वीनियर न बन पाए क्योंकि वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में है। सारे आला नेता जो है इनको कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया है, लेकिन कश्मीर से 2 पार्टी के नेता हैं, ओमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती। तो कुल मिलाकर के जिस तरह की सूची बाहर आई है उस सूची को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का दबदबा बतौर बड़ी पार्टी इंडिया के ऊपर अधिक है और जिस तरह की नियुक्तियां हैं उससे भी यही लग रहा है। अब ये कितनी इफेक्टिव कमेटी है या डिफेक्टिव कमेटी है या ये कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक और सेफोलॉजिस्ट वैभव पुरोहित मौजूद हैं। वैभव जी, क्लियर कांग्रेस पार्टी के फुटप्रिंट दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इंडिया अलायंस पिछले 2 दिनों से अपनी तैयारी कर रही, जो मीटिंग कर रही है, इनकी तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग है, मुंबई में हो रही है। पहली मीटिंग वो एक नॉन कांग्रेसी, नॉन इंडिया अलायंस के स्टेट में हो रही है, मुंबई में। तो इनकी एक तैयारी है 2024 थी। इन्होंने अब तक जो इनके जो मुद्दे जो बाहर आ रहे, जो सबसे बड़ा अभी आपने जैसी लिस्ट बताई कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी इन्होंने बनाई है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्युनिटी ये कमेटी होती है, क्योंकि आप समझिए ये अलग-अलग 28 घटक दल है। ये 28 के 28 घटक दल अलग-अलग विचारधाराओं के, अलग-अलग ऑपोजिशन में एक दूसरे के सामने ये चुनाव लड़ते हैं अपने राज्य में। तो इनके बीच में सामंजस्य सेटअप करना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप अगर नाम भी देखोगे तो के.सी. वेणुगोपाल कांग्रेस के बड़े नेताओं में आते हैं, उनका नाम कद्दावर नेता है। फिर शरद पवार, जिनको जो सभी वर्गों का एक्सेप्टेबल नाम है। हालांकि मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ इनका नाम कोऑर्डिनेशन कमेटी में देख के। मैं इन्हें संयोजक के रूप में देखना चाहता था, लेकिन कोऑर्डिनेशन में भी इनके जैसे बड़े नेता का नाम होना का अर्थ यह है कि ये कहीं ना ये सारे नेताओं के भरोसे पे कायम उतरेंगे और लोगों के बीच में एक कोऑर्डिनेट साइन में ये कर सकते हैं, ये बूझ टाइप के नेता है। बाकी अगर आप नाम देखोगे तो ज्यादातर कांग्रेस के से जिनके अच्छे संबंध रहे, जैसे डी राजा हुआ, इनके संबंध कांग्रेस से अच्छे। हेमंत सोरेन की एक गठबंधन सरकार हुआ करती है कांग्रेस सरकार के साथ। तो
इनकी जो तो कांग्रेस का इसमें फुटप्रिंट जरूर नजर आ रहा है। कांग्रेस एक बड़े भाई के रूप में यहाँ पर बड़ी पार्टी है, बड़ा भाई तो कहना गलत होगा, सबसे बड़ी पार्टी है और नेशनल लेवल पे वो चुनाव लड़ेगी, हर स्टेट में उसकी प्रेजेंस है। तो निश्चित तौर पर उन्होंने उन लोगों को चुना है जिनके साथ तालमेल कांग्रेस करने में उनकी एक आसानी रहे। लेकिन वैभव, ये कमिटी में जो हमें दिख रहा है, कश्मीर से 2 रिप्रेजेंटेटिवली हैं। कश्मीर एक ऐसा स्टेट जहां पर इलेक्शन ही जो है नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा हम डायरेक्ट युवा से बात करेंगे, हमें कोई मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्राम पंचायत में चुनाव करवा करके वो ग्राउंड लेवल से नए नेता क्रिएट करना चाहते हैं, जो नेता विधानसभा और लोकसभा तक आने वाले दिनों में पहुंचे। कुछ इस तरह की रणनीति के साथ में मामला जो है वो आगे बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है। ऐसे में कश्मीर से 2 नेता लेने का क्या मतलब दिख रहा है? देखिए, ये और एक सरप्राइजिंग है क्योंकि इन दोनों के बीच में पहले कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों मुख्य विपक्षी पार्टी है एक दूसरे की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की पॉलिटिक्स हमेशा से पीडब्ल्यूपी के खिलाफ रही है, पीडब्ल्यूपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पे, और ये दोनों ही चुनाव हमेशा अलग अलग लड़ते हैं। पीडीपी तो ये वो पार्टी है जिन्होंने धारा 370 लगी, उससे पहले तो वो बीजेपी की अलायंस पार्टनर हुआ करती थी। तो वहां पर लेकिन वहां पर कांग्रेस को एक मैसेजिंग देनी है कि हमारे साथ कश्मीर की सारी पार्टी है, क्योंकि वहां से उनके एक बड़े नेता गुलाम नबी आजाद उन्हें छोड़ के गए हैं। तो उधर एक मैसेजिंग ये देना चाहते हैं कि अभी भी रीजनल पार्टी जो है, 2 बड़ी रीजनल पार्टी, भले ही वो दोनों अलग अलग है, लेकिन उनको कांग्रेस पे भरोसा है। जो हमारे नेता भले ही छोड़ के गए हैं, लेकिन उनको जो भरोसा है वो कांग्रेस पे है। इसलिए इसलिए इन दोनों को साथ में रखना बहुत जरूरी था। और इन दोनों के भी एक अलग व्यूज है, लेकिन ये दोनों व्यूज को एक लाइन पे लाने के लिए कांग्रेस को, इसलिए एक बड़ी सफलता मैं मानता हूं दोनों को कोऑर्डिनेशन कमेटी में रखा गया है। इसलिए बाकी असल मैसेजिंग जो है वो गुलाम नबी आजाद के लिए। हाँ, ठीक है। ये देखिए, अभी पूरी एक लिस्ट को एक बार फिर से हम रिवाइज करके देखते हैं। वेणुगोपाल कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और नंबर 1 पे उनका नाम है। महाराष्ट्र से 2 नाम, शरद पवार और संजय राउत। डीएमके तमिलनाडु से, आरजेडी तेजस्वी यादव बिहार से, यानी कि लल्लन सिंह भी हैं जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, अभिषेक बैनर्जी पश्चिम बंगाल, राघव चड्ढा, क्योंकि 2 राज्यों में सरकार है, समाजवादी पार्टी की तरफ से जावेद अली खान, सीपीआई की तरफ से डी राजा, और कश्मीर से 2 पार्टियां। तो कुल मिलाकर कवर अप करने की कोशिश की गई है। और इसमें जिस तरह से कवर अप हुआ है उससे ऐसा लग रहा है कि 28 पार्टियों का ये दल है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी में हमें कम नाम दिखाई दे रहे हैं, 13 नाम। तो मुझे लगता है कि फिर आने वाले दिनों में शायद ये बड़ी होगी। क्या कहते हैं? देखिए, जैसे जैसे इनके अगर और घटक दल इनके साथ जुड़ते हैं तो इनकी नाम की लिस्ट बड़ी थी, लेकिन आप इस चीज को नोटिस कीजिए, इन्होंने कश्मीर से लेके केरला तक में कहीं ना कहीं सबको एक रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है, ताकि जहां जहां से इन्हें, अगर आप देखोगे तो केरला से केसी वेणुगोपाल आते हैं, डीएमके तो के मुख्यमंत्री ही कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, और उप मुख्यमंत्री बिहार के जो है वो तेजस्वी यादव, वो इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब से। तो मतलब एक टोटल एक, और अभिषेक बैनर्जी को तो ममता बनर्जी के नेफ्यू है। तो ये जो पूरे के पूरे ये पूरा इंडिया को इन्होंने एक करके ये भी एक इंक्लूसिव मैसेज जो देना चाहते हैं कि हमारा नाम ही केवल इंडिया नहीं है, हम इंडिया को रिप्रेजेंटेशन भी पूरा दे रहे हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से ये पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी है। अब लोग अभी कौन जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब मुझे जो स्कोप ऑफ जो जुड़ने के जो स्कोप है, ये थोड़े
अब थोड़ा कम लग रहा है, क्योंकि धीरे-धीरे अब जैसे चुनाव आएंगे उसके बाद कोई सीट शेयरिंग में कोई नाराजगी होगी अगर एनडीए की तरफ से, तो वो घटक दल यहाँ पर इनके साथ जुड़ेंगे। बाकी मोटा-मोटी अभी जो है वो स्थिति मुझे ये सेटल्ड होती हुई इंडिया अलायंस की नजर होती हुई आ रही है। देखिए, एक बात आज खुलकर आई कि इंडिया अलायंस कन्वीनियर पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि वो एक कोऑर्डिनेशन, ये पहले ही इंफॉर्मेशन आई थी कि कोऑर्डिनेशन कमेटी चाहती है और लोकल इश्यूज लोकल लेवल पे सेटल हो, सारे मामले कन्वीनियर के पास नहीं जाने चाहिए। एक हाइब्रिड मॉडल अगर कांग्रेस डेवलप कर रही हो या इंडिया डेवलप कर रही हो, ऐसा लग रहा है, जैसे कि पंचायती राज के मामले में कहा था कि भाई लोकल लेवल पे लोकल कमेटियां बने और लोकल लेवल पे इश्यू को सुलझाया जाए, अगर नहीं सुलझ पाता है तो ही वो ऊपर लेवल पे उसको एस्केलेट किया जाए। ये आत्मविश्वास है या अति आत्मविश्वास? नहीं, ये इनका मैं कहूंगा कर्नाटका मॉडल है। ये कर्नाटका में इन्होंने अलग अलग एक कमिटी बनी थी, उन्होंने लोकलाइज इश्यूज पे कंसंट्रेट करके लोगों की क्या मांगे हैं उसके ऊपर उन्होंने गारंटी कार्ड्स दिए थे, और वो गारंटी कार्ड कांग्रेस के लिए काफी सक्सेसफुल हुए थे। तो उस ये जो गारंटी कार्ड देंगे उसके बाद अगर ये केंद्र में कोई ऐसी पॉइंट्स आते हैं जो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में अगर इनको लगता है कि ये प्रोग्राम्स में हो सकता है ये नेशनल लेवल पे हो, तभी ये हायर लेवल पे जाएंगे, वरना अलग अलग जहां तक मुझे समझ में आ रहा है अलग अलग राज्यों के अलग अलग प्रॉब्लम्स को ये आइडेंटिफाई करके उन्हीं को वहां के नेता वहां के लोकल नेताओं को आगे बढ़ाएगी। ये इंडिया अलायंस का मुझे एक मॉडल जो है समझ में आ रहा है, और जो बड़े नेता जो है वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे बात करेंगे। ये मुझे इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है फिलहाल जो अभी तक समझ में आ रहा है ये वही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस डिबेट शो में आए और आपने हमारे साथ में डिटेल में बात की। तो दोस्तों, इंडिया अलायंस ने एक बहुत ही क्या कहते हैं एग्रेसिव कदम उठाया है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की है, और जिस तरह की पार्टियों को उसमें शामिल किया है और जिस तरह की रणनीति अब इंडिया अलायंस बदलने जा रही है, वो नेशनल वर्सेस रीजनल, दिल्ली वर्सेस लोकल, सेंट्रलाइज्ड डिसीजन वर्सेस लोकल डिसीजन, यूनिफॉर्मिटी वर्सेस लोकलाइजेशन, कुछ इस तरह का जो चित्र है वो इस समय खुल के आ रहा है। आने वाले दिनों में जैसे ही बातें आगे बढ़ेगी और भी पत्ते खुलते जाएंगे और जनता को कॉल लेना होगा कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम चाहते हैं या लोकल सिस्टम। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हमने जो भी विश्लेषण किया उससे क्या आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी कोई राय रखने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।